हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल फिजिक्स मोड में बहुत बहुत स्वागत है। 17 अप्रैल 2025 को जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट की, तो उसमें 1 से लेकर 30 नंबर तक जो क्वेश्चन आए थे आपके, वो जीएस के क्वेश्चन थे। उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वो वीडियो आप देख चुके हैं। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं 31 नंबर से और 100 नंबर तक, यानी कि 70 क्वेश्चन मैं जल्दी से आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा और कौन सा गलत होगा। और अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठिए और उस पर निशान लगाते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। लास्ट में वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, जल्दी से देरी न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इनकी 31 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी अतिचालक के लंदन भेदन गहराई लैम्डा निम्नलिखित में से किस मानदंड पर निर्भर करती है। यानी कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 हमारे, केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य पर, पदार्थ के जालक नियतांक और उसमें चालकता पर। तीसरा ऑप्शन रखा क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र और संबंधता लंबाई पर। चौथा ऑप्शन है ताप, अति तरल घनत्व और कूपर युग्म के प्रभावी द्रव्यमान पर। तो हमें बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका दोस्तों चौथा नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, यानी कि टेम्परेचर, सुपर फ्लूइड डेंसिटी एंड द इफेक्टिव मास ऑफ कॉपर पेयर्स। क्लियर है। तो ये फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ये कह रहा है कि आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बारे में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमें सही विकल्प का चुनाव करना है, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एन आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है कि फोटो रजिस्टर इज ए आउटपुट ट्रांसड्यूसर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है थर्मिस्टर इज ए आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तीसरा ऑप्शन है इट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। चौथा ऑप्शन दे रखा है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 32 का जो ऑप्शन है हमारा वो सी करेक्ट होगा। यानी कि जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बारे में अगर हम सही विकल्प की बात करें तो यह गैर विद्युत राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर है 33 यानी कि 33 नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि पी एक्स एक्स डिग्री एन का लेजेंडर बहुपद है तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर इंटीग्रेशन -1 से लिमिट दे रखी है इसकी +1 तक पी एन एक्स डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी जो वैल्यू है वो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब इसका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ और आप इसको देख लें, नोट कर लें। ये इसका सोल्यूशन है, मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दिखा दिया है। क्योंकि अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 कह रहा है कि द ग्रुप वेलोसिटी जी एंड फेज वेलोसिटी यू आर रिलेटेड बाय जी इज इक्वल टू यू माइनस लैम्डा डी यू अपॉन डी लैम्डा फॉर दिस रिलेशन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका सही होगा। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दे रखा है जी इज लेस देन इज इक्वल टू यू इन ए डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है। इस प्रकार से आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा 34 नंबर का वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जी इज इक्वल टू यू इन ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। क्लियर है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35। कह रहा है कि नाभिक के एकल कण कोष मॉडल के अनुसार 25 mg का नाभिकीय मूल अवस्था होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस द न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट 25 mg विल बी। तो यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों 35 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि प्लस के 5/2। क्लियर है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है कि आयताकार वेव गाइड में कौन सी विधा प्रबल होती है। तो इसमें कौन सी विधा प्रबल होती है हमें बताना है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। यानी कि 36 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 37 परम शून्य ताप पर लिथियम की फर्मी ऊर्जा 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लिथियम के एकांक आयतन में चालन इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। तो हमें इसकी गणना करनी है। तो दोस्तों लिथियम के एकांक आयतन में अगर चालन इलेक्ट्रॉनों की गणना करें तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यानी कि 4.64 गुणा 10 की घात 28 पर घन मीटर। क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर एज रीजन आर। तो यहाँ पर असर्शन दे रखा है, यानी कि अभिकथन दे रखा है, और इसका रीजन दे रखा है, यानी कि कारण दे रखा है। तो ए में ये कह रहा है कि ए बॉडी वेट्स लेस देन इमर्ज्ड इन वाटर। दूसरी बात कर रहा है कि न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन द अबव फिनोमेना। मतलब इसका ये है कि
पानी में डुबाने पर एक लड़के का वजन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी बात में कारण कह रहा है कि न्यूटन का नियम उपरोक्त घटना की व्याख्या करता है, तो क्या इसकी ये व्याख्या कर पा रहा है? तो हमें यहाँ पर ऑप्शन बताने हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं कि ए हमारा करेक्ट होगा, लेकिन आर जो है कि व्याख्या नहीं कर पाएगा, तो आर क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। अगर दोनों व्याख्या कर रहे हैं तो दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है नहीं, लेकिन कैसी कंडीशन में करेक्ट होंगे ये सब इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि पहली बात तो सही है कि अगर किसी भी लड़के को पानी के अंदर डुबाया जाएगा, किसी भी वस्तु को हम डुबाएंगे तो उसका जो वजन है वो कम हो जाता है। ये आपको पता है आर्कोनीच का सिद्धांत यहाँ पर लगता है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन्स के नियम जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए जो दूसरा वाला है वो गलत हो जाएगा। तो आर कारण जो है वो गलत है, ठीक है, इसका असर्शन जो है वो सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 39 की। 39 में कह रहा है कि 8 वैद्युत द्विध्रुव जिनके आवेश ई का परिणाम बराबर है, ठीक है, जो इसका परिमाण है वो बराबर है, किसी घन के अंदर स्थित है, घन से निकलने वाला समस्त वैद्युत फ्लक्स होगा, तो उसका टोटल हमें वैद्युत फ्लक्स की बात करनी है, तो टोटल वैद्युत फ्लक्स उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो 40 क्वेश्चन। अच्छे गुणवत्ता वाले क्रियाशील प्रतिबंधक के CMRR का मान जो है वो कितना होगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ CMRR ऑफ ए गुड क्वांटिटी ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बताना है, इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा 120 dB। क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। घनाकार जालक के फलक विकर्ण के बीच निम्नलिखित कोण होता है, तो उसके बीच का हमें कोण बताना है कि कितना कोण होता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन, यानी कि 90 डिग्री करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 42 की। सोडियम का मुख्य अनुनादित द्विक किस संक्रमण से प्राप्त होता है, यानी कि द प्रिंसिपल रेजोनेंस डबलेट ऑफ सोडियम अराइज फ्रॉम विच ट्रांजिशन। तो हमें इस ट्रांजिशन में बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विद 90% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ इट्स रेस्ट मास विद इट एक्टिविस्टिक मास इज फॉलोइंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो इसमें बताना आपको कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, बिल्कुल सही बताया आपने, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि 3 विभेदनीय कणों को एक खुले बॉक्स में वितरित किया जाता है जो समान आकार के 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो निकाय के सूक्ष्म अवस्थाओं एवं स्थूल अवस्थाओं की संभावित संख्या क्या होगी। तो हमें इनकी संभावित संख्या बतानी है कि संभावित संख्या क्या होगी। क्लियर है, तो संभावित जो संख्या है हमारी वो कौन सी होगी, जल्दी से बताइए आप, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका। तो 44 को नंबर का क्वेश्चन है, तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 8 एंड 4। क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई सा भी ऑप्शन डाउट में होता है, यानी कि गलत लगता है, तो उसको कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि मैं भी उसको ठीक कर सकूं। तो मैंने पूरा प्रयास करा है कि आपको मैं सही आंसर दे सकूं, तो लगभग 100% सही होंगे मेरे तरफ से, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताना कि इसका ऑप्शन ये सही होगा, जिससे मैं भी उसमें करेक्शन कर सकूं और उसको अच्छे से देख सकूं, पढ़ सकूं। और ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, ठीक है, तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है हमारे पास, ये कारण है इसका। तो अभिकथन में कह रहा है कि एक्स किरण अवशोषण स्पेक्ट्रम में, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में के अल्फा रेखा प्रदर्शित करती है, यानी कि क्या करेगी, के अल्फा लाइन को शो करेगी। तो दूसरा इसमें रीजन में रखा है कि एल कोस कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, इनको उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की क्षमता पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए दूसरे कहीं बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को ये नहीं ले पाएगा। बताना कि अभिकथन जो है वो करेक्ट है या कारण करेक्ट है या फिर दोनों ही करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 45 नंबर का वो करेक्ट होगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि पहला ए तो सत्य होगा लेकिन दूसरा जो आर है वो गलत होगा। अभिकथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। ये कह रहा है कि अणु 17O2 है, तो हमारे पास 17O2 एक अणु है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो इस मॉलिक्यूल में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं मॉलिक्यूल से रिलेटेड कि रमन सक्रिय है परंतु NMR असक्रिय है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं कि रमन एक्टिव बट NMR इनएक्टिव है, ठीक है, इंफ्रारेड एक्टिव एंड रमन एक्टिव बट NMR इनएक्टिव है। इसके बाद बात कर रहा है तीसरे ऑप्शन में कि रमन एक्टिव एंड NMR भी एक्टिव है। क्लियर है। चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि ओनली NMR ही एक्टिव है। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे कि पहला ऑप्शन है ओनली सी सही होगा, या बी और डी सही होंगे, या बी सही होगा, या फिर ए और बी करेक्ट होगा। तो हमें यहाँ पर बताना है
तो इसमें दोस्तों ये 46 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन, केवल बी। तो यहाँ पर जो बी है वो सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में कह रहा है कि फॉर द रिजिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एट लो एनर्जी इज गिवन बाय फॉलो। तो हमें ये फॉलोइंग यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन में बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4πa²। जल्दी से देखते हैं 48 नंबर, ट्रांजिस्टर विन्यास जिनमें बोल्टता लाभ अधिकतम होता है वह है, यानी कि द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विच हैज द मैक्सिमम वोल्टेज गेन। तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज गेन बताना, तो ये सभी को पता होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कॉमन इमीटर। ठीक है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर का क्वेश्चन है, समाकलन। यहाँ पर कुछ हमारे पास इंटीग्रल दे रखा है, तो इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं, ये मैंने सोल्व कर रखी है, इसीलिए सोल्व कर रखी है क्योंकि इसे समझाने में काफी समय लग जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, या वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप इसको देख लेना, इसको नोट कर लेना। तो इसका ये नीचे तक सॉल्यूशन पूरा मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो इसकी जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा वो π/6 वाला सही होगा। ठीक है, तो π/6 देख लेते हैं जल्दी से कौन से में, इसका सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की, सूक्ष्मदर्शी की जो विधेयन क्षमता है वो निर्भर करती है सूक्ष्मदर्शी की। तो यहाँ पर कह रहा है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और इजी भी क्वेश्चन है, तो सब लोग जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर पर भी डिपेंड करती है और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पर भी डिपेंडेंट करती है। क्लियर है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये कह रहा है निम्न को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। तो किन किन को अरेंज करना है? हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कुल संख्या की पहचान, कुल नमूना इकाइयों की यादृच्छिक चयन, उपचार के लिए एक्सपोजर, और एक समूह को उपचार का यादृच्छिक असाइनमेंट। ठीक है, तो इसको हमें अरेंज करके बताना है। ये 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों 51 का जो डी है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि क्या होगा, फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट को अरेंज करेंगे, फिर सेकंड, फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर आएगा, और थर्ड को हम सबसे बाद में रखेंगे। इनके उपचार के लिए एक्सपोजर हम सबसे लास्ट में करते हैं। क्लियर है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। तो ये भी ऐसे ही है कि कथन दे रखे हैं इसमें। तो कथन फर्स्ट, कैनोनिकल रूपांतरण में लॉरेंज कोष्ठक अपरिवर्तित रहता है। दूसरा हमारे पास कथन है लॉरेंज कोष्ठक क्रम विनिमय नियम UV = -VU का पालन करता है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा जो है वो सत्य होगा, या दूसरा सत्य होगा, या इनमें से कोई सा भी सत्य नहीं है, या फिर दोनों ही सही होंगे हमारे। तो ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि जो पहला वाला है हमारे पास स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर है, यानी कि द लैग्रांज ब्रैकेट इज इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? ये सभी को पता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा, यानी कि सेकंड लॉ अवधारणा को प्रदर्शित करता है किसकी? एंट्रोपी की। तो अब इसके बाद बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। अगर फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर in all odd states per probability of finding the oscillating particle at the center of following। तो हमें दोस्तों 54 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी करेक्ट होगा, यानी कि 0। इसके बाद बात करते हैं 55 की। किसी ग्लास फाइबर पर अपवर्तनांक कितना है? ठीक है, ग्लास फाइबर का अपवर्तनांक n1 = इतना, n2 = ये है। यदि निर्वात में c = इतना हो तो बहुपद विक्षेपण का समय क्या होगा? मतलब जो मल्टीपाथ टाइम डिस्पर्जन है हमें ये बताना है। क्लियर है। तो अब इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, देखो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा कर रखा है, ये सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये सॉल्यूशन कर दिया है ऑलरेडी। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 2.5 × 10⁻⁹ तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे 2.5 नैनो सेकेंड पर मीटर। क्लियर है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो 56 में अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो अभिकथन हमारे पास क्या है कि डीमल्टीप्लेक्सर एक डिकोडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और कारण इसका क्या है कि केवल एंड गेट को प्रयुक्त कर डीमल्टीप्लेक्सर को निर्मित करा जाता है, मतलब एंड गेट का यूज करके ही हम इसको बनाते हैं। इस तरह से कुछ इसमें कारण दे रखा है। ठीक है, तो इसका 56 नंबर है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ए करेक्ट होगा, मतलब पहला सही है, दूसरा गलत होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 क्वेश्चन है द सेमी empirical formula for the binding energy of nucleus contains a surface correction term. This term depends on the mass number A of the nucleus as following।
ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन का करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो 58 में एक डायग्राम दिया हुआ है ये, और इस डायग्राम में हमें बताना है कि जेनर करंट जो है हमारी वो कितनी होगी। ठीक है, तो जेनर करंट की वैल्यू हमें बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया है साइड में, ये सोल्यूशन है इसका, इस सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। तो इसमें आंसर आया हमारा 14 मिली एम्पियर। इसका जो ऑप्शन हमारा बी है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन इन मोनोमोलस जीमैन इफेक्ट फॉर ट्रांजिस्टर 3p1 इज इक्वल टू 3s1। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि 9 इसका आंसर है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए पार्टिकल फॉलोइंग एज ऑर्बिट described by r is equal to a 1 minus cos theta where a is a constant then the central force varies inversely of following। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन देखा आर की पावर 4, आर की पावर 5, आर की पावर 3, आर की पावर 2, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, आर की पावर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61। निम्नलिखित में से किस फलन के लिए फ्यूरियर रूपांतरण नहीं होता है, यानी कि जो फ्यूरियर है ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए की पावर एक्स की पावर 2। क्लियर है। 62 नंबर देखते हैं। अगर टी1 इक्वल टू इतना दे रखा है, टी2 इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर क्या बताना हमें, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी बतानी है। तो इफिशियंसी कितनी होगी कार्नोट इंजन की, तो इसका जो ऑप्शन हमारा वो डी करेक्ट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मैंने सोल्यूशन कर रखा है, तो डी ऑप्शन इसका आया था, यानी कि 0.4 इफिशियंसी आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 कह रहा है कि यहाँ पर ऑपरेटर है हमारे पास, क्रम विनिमय नियम को बताता है, तो इस ऑपरेटर को हमें बताना, तो इसकी जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा। ये एच कट वहां पर लिखा होता है, आई एच कट, और आई एच कट है, आई एच कट को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घूर्णी रमन स्पेक्ट्रा के लिए प्रथम स्टॉक्स और प्रथम एंटी स्टॉक्स रमन रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, तो बीच की दूरी हमें बतानी है। बी इक्वल टू जो यहाँ पर घूर्णी स्थिरांक यानी कि घूर्णी कांस्टेंट है। क्लियर है, यानी कि जिसे हम रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, तो वो है। तो इसका ऑप्शन 64 नंबर का क्वेश्चन है, तो 64 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए 12 बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। अगर यदि 2 किलोग्राम यानी कि 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं 3 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत डायरेक्शन में जो है वो मोशन करती हैं, टकराती हैं। ठीक है, टक्कर के बाद जो है समान गति प्राप्त करती हैं, तो निकाय की गति ऊर्जा की हानि निम्नलिखित के बराबर होगी। तो किसके बराबर होगी, जो इसकी मतलब एनर्जी की हानि होगी, गति ऊर्जा की काइनेटिक एनर्जी की जो हानि होगी वो किसके बराबर होगी। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट होगा, 10 के बराबर होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से 66 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 6 म्यू प्लस इक्वल टू ए की ई प्लस प्लस वाई वर्जित है क्योंकि यह निम्नलिखित संरक्षण का उल्लंघन करता है। मतलब द डिके, ये एक डिके की इक्वेशन है, तो इज फॉरबिडन बिकॉज इट वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बताना है कि हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है 66 का, वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेफ्ट ऑन नंबर। क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। तो 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes from air n1 is equal to इतना to glass n2 is equal to ये then the value of coefficient of रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट की हमें वैल्यू बतानी है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट होगा जहां तक उम्मीद है, लेकिन इसका ए ऑप्शन भी सही बैठ रहा है। अब ए और डी कौन सा सही है ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन की जो फॉर्मूला होता है वो n1/n2 होता है। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी रखी है 1 और n2 की वैल्यू 1.5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.67 आ रहा है। तो अब 6-7 के नियरेस्ट आप देख सकते हैं, इसमें कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, क्योंकि 0.67 के नियरेस्ट ये दो ही वैल्यू हैं इन ऑप्शन में। क्लियर है। बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68 है, कह रहा है जे संपूर्ण कोणीय संवेग हो तो किसी ऊर्जा स्तर का सांख्यिकीय भार क्या होगा। ठीक है, हमें सांख्यिकीय भार बताना है कि स्टैटिकल वेट हमें बताना है इसका कि क्या होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होगा 2j+1। इसके बाद बात कर लेते हैं 69 नंबर की। तो 69 नंबर में ये हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है, लाप्लास रूपांतरण बताना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफएक्स हमें यहाँ पर समझाना है। ठीक है, तो इसका एफएक्स समझाएंगे तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा 69 का। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, घूर्णी स्पेक्ट्रा के संक्रमण हेतु चयन नियम क्या होता है यदि जे संपूर्ण कोणीय संवेग संख्या हो। तो हमें यहाँ पर बताना था जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, जे इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1
ठीक है, यहाँ पर आएगा। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये सिलेक्शन रूल है। तो ये ट्रांजिशन में जो हमारा सिलेक्शन रूल लगता है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 आता है। इसके बाद बात करते हैं 71 की। किसी स्थिर नाभिक की त्रिज्या Fe 56 की आधी हो जाती है, ठीक है, यानी कि आधी होती है, ये हमें बताना है। यानी कि विच स्टेबल न्यूक्लियस हैज द रेडियस हाफ ऑफ Fe 56। क्लियर है? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं S16 की, लिथियम 7 या Na21 या फिर Ca40। तो इसका सॉल्यूशन इधर दे रखा है, देखो ये सॉल्यूशन है, ये मैंने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, इस फॉर्मूले को लगाकर तो इस प्रकार से मैंने सॉल्यूशन कर दिया था इसका 7, यानी कि लिथियम के लिए आया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में हमारे पास कुछ सूची दे रखी है, तो फर्स्ट सूची है, सेकंड सूची है, इनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो कौन सा सही होगा, तो जैसे मैंने मिलान करके आपको दिखा रखा है कि ए एंड गेट जो है वो बूलियन गुणन को रिप्रेजेंट करता है, और गेट बूलियन योग को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास नॉट गेट है ये बूलियन की बूलियन को पूर्ण करना, यानी कि बूलियन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर जो है हमारा वो 72 है, तो 72 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि पहला वाला 3 2 1 इस तरह से। तो 3 2 1 क्लियर है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास 73 कह रहा है कि प्रवणता आर वेक्टर को आर वेक्टर निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है, यानी कि ग्रेड, ये हमारे पास ग्रेडियंट दे रखा है, तो ये ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस एज फॉलोइंग। तो इस फॉलोइंग हम बताना कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ये ग्रेडियंट हमारा। तो ये आपने सॉल्व किया होगा, मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो मैथमेटिकल से क्वेश्चन आया हुआ 73 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, 2 आर वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस में लगाना है ये। तो जब सीक्वेंस में लगाएंगे तो उसका जो सीक्वेंस है वो क्या आएगा, आपने कौन सा सीक्वेंस लगाया जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 74 नंबर का जो सीक्वेंस है यहाँ पर वो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और फोर्थ। इसके बाद बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। भू अवस्था में एक विमीय आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा निम्नलिखित होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है। तो हमें बताना है कि द एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर इन द ग्राउंड स्टेट इज फॉलोइंग। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस ऑप्शन में बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 1/2 एच कट ओमेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स गैस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के एक इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 3/5 EF। ठीक है, इतने फर्मी एनर्जी के इक्वल होगा, ये ऑप्शन था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कई जगह पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखना नेक्स्ट एग्जाम के लिए, यानी कि टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं 100 के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आगे क्वेश्चन है दोस्तों 77, ये कह रहा है यदि किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता 7 मिली ओम मीटर तथा इसके क्वार्टर की गतिशीलता 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड हो, तो होल गुणांक का मान हमें बताना है। क्या बताना हमें, होल कॉफिशिएंट की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन आप ये देख सकते हैं, मैंने ये सॉल्यूशन कर रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, P इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ई स्मॉल ई है और ये म्यू है। ठीक है, इन सब की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी। पुट करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आएगा 5.2 इंटू 10⁻⁴ घन मीटर पर कूलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखना। 78 कह रहा है जुड़वा विरोधाभास में यात्रा करने वाला जुड़वा यदि 0.8 सी चाल से एक परिक्रमा युक्त यात्रा पर 10 वर्ष के लिए जाता है, सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गतिशील जुड़वा कितना समय अनुभव करेगा। तो कितना समय अनुभव करेगा हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए 78 नंबर क्वेश्चन का। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि 6 वर्ष का अनुभव करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कण त्रिविमीय आकाश में भ्रमण कर रहा है, इसके तरंग फलन साइन आर वेक्टर की भौतिकीय विमा निम्नलिखित होती है। तो हमें बताना है कि कौन सी इसकी भौतिक विमा हमारी होती है। तो 79 नंबर का क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लंबाई की पावर -3/2। क्लियर है, यानी कि लेंथ की पावर -3/2, इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण नाभिक की संख्या प्रति घन मीटर में होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला N इज इक्वल टू रो एन कैपिटल N अपॉन कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल N क्या अवोगाद्रो नंबर है और रो हमारे पास स्वर्ण की डेंसिटी है और कैपिटल
एम हमारे पास जो है वो भार है, तो यहाँ पर हम यहाँ कैपिटल ए से उसकी भार भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 5.9 टू 10 की पावर ये 28 नहीं है 27 होना चाहिए। तो 27 आएगा तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 81। 81 कह रहा है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन वैक्यूम इज। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं सी स्क्वायर 1/c² 1/c और सी। इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि सी। अब कैसे सी होगा, देखो रिलेशन होता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन है वो ये ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट होता है। क्लियर है। तो कितना होगा, सी होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। ये यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हमारे पास, यानी कि इंटीग्रेशन दे रखा है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो हमारे पास वो कितनी होगी ये हमें बताना है। तो ठीक है, अब इसका जो सोल्यूशन भी दे रखा है, ये सोल्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। छोटा सा सोल्यूशन है, एफ ए आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 82 का वो सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा 82 का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एफ ए। इसके बाद बात कर लेते हैं 83 की। 83 कह रहा है कि ए एंड बी का सर्वोत्तम मान ज्ञात करना हमें, और जिससे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स तालिका में दिए गए डाटा में फिट हो जाए। यानी कि हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू रखो और रखने के बाद ये जो डाटा है हमारे पास वो फिक्स हो जाए। तो जैसे x का मान ये है और y की वैल्यू ये है हमारे पास, x की जगह और y की जगह हमें यहाँ वैल्यू रखते चले जाना। तो जब ये वैल्यू रखेंगे हम तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ये बन जाएंगी, 5 इक्वेशन इधर मैंने लिख दी है, ये 5 इक्वेशन हमारी बन जाएंगी। अब इन 5 इक्वेशन में हमें सेटिस्फाई करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। तो ये सारे ऑप्शन जो ऊपर के 3 है इनको रखेंगे, यानी कि ये जो ऊपर के 2 ऑप्शन इनको रखेंगे तो गलत आएगा, यानी कि इक्वल नहीं होगा, मतलब ये LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन रखेंगे तब भी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा। यदि हम ए इक्वल टू 0 रखेंगे, ए इक्वल टू 0 तो बी की वैल्यू 68/5 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन था ये। इसके बाद बात करते हैं 84 की। वास्तविक जालक के संगत व्युत्क्रम जालक होगा। तो इसका व्युत्क्रम हमें जालक बताना है कि कौन सा इसका 84 नंबर का ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कैन बी द सेम एज द रियल लैटिस, मतलब वास्तविक जालक के समान भी हो सकता है। क्लियर है। 85 नंबर देखते हैं। पाउली आव्यू यहाँ पर दे रखा है ये के आइगन मान होंगे। तो इसके जो आइगन मान है वो क्या क्या होंगे, तो इसके आई, एक तो प्लस का आई और एक माइनस का आई होगा। ठीक है, ये उसका सोल्यूशन दे रखा है, ये सोल्यूशन आप इसका देख सकते हैं यहाँ पर आइगन वैल्यू की। क्लियर है। तो क्या आया यहाँ पर, एक आई प्लस का आया है और माइनस का आई आया, यानी कि प्लस माइनस का आई यहाँ पर निकल जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो 86 नंबर देखते हैं। 86 में कह रहा है कि दिए गए 2 कथनों में से एक अभिकथन और दूसरा क्या है हमारा तर्क है। ठीक है, तो अभिकथन कह रहा है कि किसी सीधे चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। तर्क क्या कह रहा है कि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार दी जाती है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है कि कौन सा इसका ज्यादा करेक्ट होगा आंसर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही होंगे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करेगा। आर क्या है, ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। निम्नलिखित सदिश राशियों की सही कथन पहचान का विवरण हमें बताना है। तो ये ए वेक्टर की वैल्यू रखी है, बी वेक्टर की वैल्यू रखी है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो जल्दी से देखें, करेक्ट होगा। ए यानी कि जो सदिश ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो कैसे होंगे, रेखिक रूप से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ये क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्शन था। ये 87 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं, अभी 13 क्वेश्चन और हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और जल्दी से उनको भी हम देखते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी जरूर कर दें। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फर्मियोन है। तो इसमें बताना है 88 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा फर्मियोन है। इसका तो ऑप्शन नंबर सी का सही होगा, 4Be7 नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। क्लियर है। 89 देखते हैं कि किसी फोटो डिटेक्टर के कार्यविधि में प्रथम सिद्धांत क्या होता है। तो प्रथम सिद्धांत में बताना है। 89 का क्वेश्चन है, कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फोटोन का अवशोषण और इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। क्लियर है, यानी कि फोटोन एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ऑडियो सिग्नल, हमारे पास ऑडियो सिग्नल दे रखा है यहाँ पर, यानी कि एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, और इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय ए कैरियर सिग्नल। तो यहाँ पर कैरियर सिग्नल की इक्वेशन रखी है, द मॉड्यूलेटेड इंडेक्स विल बी। हमें बताना है कि यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो क्या होगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें
तो मॉड्यूलेशन की बात करें तो ऊपर देखो ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूले में रखा हमने 15/60, तो यानी कि 15/60, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन, तो यहाँ पर ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पर 15 है और इसका कितना है 60 है। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर है वो ही आ जाएगा। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी उन कणों पर प्रयुक्तता है जो, यानी कि यहाँ पे बताना है कि बोस-आइंस्टीन जो स्टैटिक्स है वो किन कणों पर प्रयुक्त होता है, कौन से पार्टिकल्स पर प्रयुक्त होता है। ये उन पर प्रयुक्त होता है जिन पर पाउली अपवर्जन का जो नियम है वो पालन नहीं करता है। मतलब जो पार्टिकल्स इस लॉ का पालन नहीं करते, यानी कि डू नॉट ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 92 देखते हैं, निम्नलिखित चरणों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अनुक्रम में इनको व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले सही होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, इस तरीके से इसको क्रम में लगाना है। तो 92 का जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही होगा। ठीक है? कैसे लगाएंगे? पहले फर्स्ट को फर्स्ट पे लगाएंगे, फिर फोर्थ वाले को सेकंड पे और थर्ड वाले को थर्ड पे लगाएंगे और सेकंड वाले को फोर्थ में पहुंचा देंगे। बस इतना डिफरेंस करना है इसमें। ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 कह रहा है कि नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अधिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है? तो अभिकथन है हमारे पास वो ये है, तो अभिकथन और ये हमारा कारण है। तो 93 का करेक्ट होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है? ये बात देखते हैं 94 में कह रहा है निम्नलिखित का प्रयोग कर GaAs, ठीक है, से एक पी टाइप का पदार्थ प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? आर्सेनिक गैलियम से एक पी टाइप का जो पदार्थ है वो प्राप्त किया जाता है। हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ होगा इसमें। तो 94 है, बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा, कैडमियम। कैडमियम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सूक्ष्म कैनोनिकल एंसेंबल निकाय में NVET म्यू भौतिक प्रचलनों में से कौन से तीन नियत रखते हैं, यानी कि तीन जो नियत मतलब कांस्टेंट रिमेन्स होते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 95 पर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, NVE को। इसके बाद 96 की बात करते हैं। संतुलन में किसी प्रणाली के लिए आभासी कार्य के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट दैट, तो नेट वर्चुअल वर्क इज पॉजिटिव, नेट वर्चुअल वर्क इज जीरो, नेट वर्चुअल वर्क इज नेगेटिव, या नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? 96 का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वर्चुअल वर्क इज जीरो, यानी कि वर्चुअल वर्क क्या होगा, टोटल इसका जीरो होगा। 97 जल्दी से देखिए, इस कूपर युग्म के लिए मतलब फॉर ए कूपर पेयर, तो ये कह रहा है यदि कक्षा का तरंग सदिश के वेक्टर और स्पिन अप भरा हो तो कक्षा का तरंग सदिश माइनस के वेक्टर और स्पिन डाउन भी भरा होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्पिन शून्य तथा बोसोन के बहुत से गुण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यानी कि दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या एक सही है इनमें से। ठीक है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं ये कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोनों कथन जो है हमारे ये सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। किसी एक विमीय आवर्ती 2 लित्र के कला आकाश का वक्रपथ होता है, यानी कि व्हाट इज द फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ ए वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पैराबोलिक होता है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला या सर्किल या एलिप्टिकल। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलिप्स। कैसे होगा? इलिप्स होगा, यानी कि दीर्घ वृत्त की तरह होगा। इसका डी ऑप्शन है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रृंखला सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के संगत होती है? विच सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम इमिशन स्पेक्ट्रम करेस्पॉन्ड टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो ऑप्शन दे रखे हैं पाशन, ब्रैकेट, बाल्मर, लाइमन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, लाइमन। इसके दोस्तों अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। ये 100 नंबर क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि टोटल जो आपके 70 क्वेश्चन आए हैं भौतिक विज्ञान की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई है 17 अप्रैल को फर्स्ट मीटिंग में, वो मैंने सबके सब क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इनकी उनकी आंसर की मैंने आपको समझा दी है। और अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, इसको शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव द फॉलोइंग। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि लो चुंबकीय पदार्थ में निम्नलिखित होते हैं। तो इनमें बताना है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास 100 का, वो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये चुंबकशीलता तथा चुंबकीय धारणशीलता दोनों उच्च होते हैं इसमें, यानी कि दोनों कैसे होते हैं? हाई होते हैं।
मत आई होती, हमें ये इसमें बताना था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों